हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल, जहाँ पे हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं आज टर्म 1 से रिलेटेड। और पहले तो बहुत दिनों बाद मिले हैं बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट नाउ आई विल ट्राई कि आपके साथ डेली कनेक्शन बना रहे, हम थोड़ा थोड़ा अपना जो भी कंटेंट है हम आपके साथ शेयर करते रहें। सो पहली बात तो ये, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। इट्स जस्ट 1 मंथ, और 1 मंथ भी नहीं, मैं कहूँगी आपके पास सिर्फ 20 डेज़ हैं अप्रॉक्स। बिकॉज इसमें बीच में दिवाली भी है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एंड बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो आपके 10 डेज़ तो कहाँ जाएंगे ये खुद आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप जो भी अपनी स्टडी के लिए ना स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, तो वो आप 30 डेज़ को माइंड में ना रख के 20 डेज़ के लिए बनाएं, ठीक है। वैसे मैं कहूँगी कि आप थोड़ा फेस्टिवल पे कम ध्यान दें इस बार, बिकॉज दिवाली तो हर साल आने वाली है, लेकिन आपके टर्म 1 दोबारा नहीं आएंगे। तो फिर भी, लेकिन आप फैमिली में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा एंजॉय, राइट। तो अपनी स्ट्रैटेजी में जो आप प्लानिंग करने वाले हैं वो जस्ट 20 to 25 डेज़ लेके चलेंगे, राइट। तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज ये पहली बार ऐसा होगा कि आपके पूरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा। तो आप पास ये हिंट भी नहीं है अभी, तो मतलब जब हमारी जो बुक्स आ रही हैं अभी, जो भी आपके सैम्पल पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, वो जस्ट गैसेज हैं कि हाँ इस टाइप का पेपर आएगा या फिर आ सकता है। बिकॉज इससे पहले कभी MCQ बेस्ड पूरा पेपर नहीं हुआ है, तो आपके पास सैम्पल पेपर भी नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बस ठीक है, जैसे सब लोग बाकी लोग गेस कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह का आपका पैटर्न आने वाला है। तो बिफोर वी स्टार्ट कि हम कैसे स्ट्रेटजी अपनी प्लान करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे अब फ्यूचर में, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, उसका वेटेज कितना है, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई प्लान बनाने वाले हैं तो उससे पहले आपको हर एक चैप्टर का ये देखना होगा। देखो, चैप्टर वाइज सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप चैप्टर वाइज अपना वेटेज, ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब देखिए, लास्ट मोमेंट है, 20 डेज आपके बचे हुए हैं। तो देखो, अब अपना हर स्टूडेंट का अपना अपना हिसाब होने वाला है, क्योंकि आपके स्टूडेंट सब 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं। जब टर्म स्टार्ट हुआ था तब सब एक लेवल पे थे, राइट, कि सबको क्या था, सबके लिए सब कुछ न्यू था। बट नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स आपके मिलेंगे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं अपने साथ साथ और थोड़ा इन्जॉय करते रहे हैं। बट कुछ अभी भी ऐसे होंगे जिनको एकदम लास्ट मोमेंट ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, वही उस टाइप के स्टूडेंट भी होंगे। तो आप 3 कैटेगरी में गाइस डिवाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये पहचानिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर स्टैंड करते हैं, ठीक है। आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 100%, ठीक है। मतलब इनको कोई नीड नहीं है अब सिलेबस को दोबारा, NCERT अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेकंड नंबर पे आपके बेटा आते हैं कि जो बच्चे अभी, ठीक है, उन्होंने NCERT पढ़ी है, स्कूल में पढ़ ली, ठीक है, स्कूल में, क्योंकि 10th क्लास हमारी चल और मतलब रेगुलर थी, तो फिर उसमें क्या है, उन्होंने पढ़ा है बट प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वो इसमें आ जाएंगे। और कुछ हमारे महानुभाव इसमें भी आएंगे इस कैटेगरी में, जिनको अभी कुछ पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक सिलेबस नहीं पता होगा, ठीक है। अब जाकर जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ हमारी 1-2 दिन में डेट शीट आने वाली है, तो अब जाके वो सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम सिलेबस देख लेते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम आज डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका किस चैप्टर का कितना वेटेज होने वाला है, ठीक है। सो हेयर इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी टॉपिक। देखिए, यहाँ पे आपकी टोटल 7 यूनिट्स इस बार आने वाली है, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, उसका 6 मार्क्स है। देन अलजेब्रा के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स हैं, ये टोटल 10 मार्क्स की है। अप्रॉक्स आप लगा लीजिए 5 to 6 मार्क्स के हो जाएंगे एक एक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है आपका, ये 6 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है। ज्योमेट्री में आपके 6 मार्क्स के हैं, ट्राइंगल आ जाएगा इसमें। मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ये 4 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है आपकी 5 मार्क्स की, एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आपकी 3 मार्क्स की है। तो ये आपका पूरा टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका आने वाला है। इसमें ग्रैंड टोटल है ये 40, आपका पूरा 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है इस बार, ठीक है।
तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा है कि हाँ भाई आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान दो इसमें, ये क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है। सभी चैप्टर्स आपके ऐसे ही हैं 3, 4, 5, यही मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो इट मीन्स कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है। और देखिए अब ना मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपने सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं विद इन 20 डेज। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, बाकी अपने लिए भी, ठीक है, जो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों का ऐसा करना चाहिए। तो क्या स्ट्रैटेजी है वो कि आप ना सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग, देखिए पढ़ना आपको है तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, किसी की चीटिंग नहीं करनी है कि किसी ने ये चैप्टर लिखे हैं तो मैं भी वही लिखूँगा। तो आप ना सबसे पहले अपने चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, नॉट इन ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप हर एक सब्जेक्ट में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, ठीक है, जो चैप्टर्स जिसमें आपको लगता है कि ठीक है भाई इस चैप्टर से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना मैं फोड़ दूंगा, है ना, मतलब इसमें से छोड़ने की कोई उम्मीद है ही नहीं, तो ऐसे चैप्टर्स आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में रखने वाले हैं। देन आप सेकंड में रखेंगे एवरेज चैप्टर्स, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं उनमें से आप थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है क्वेश्चन का तो आपसे छोड़ जाता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इसमें शिफ्ट कर दीजिए। फिर रखने हैं आपको वीक चैप्टर्स अपने, बेटा ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से करना है कि आपके वीक चैप्टर्स मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है, ऐसा कि आपने पढ़ा है लेकिन आपका क्या है कि पढ़ने के बाद ना उनके क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, एमसीक्यू जब आप ट्राई कर रहे हो तो वो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, तो आप इनमें डिवाइड कर दोगे, ठीक है, मतलब मैं जर्नली थोड़ा सा डिवाइड करके बता रही हूँ। जैसे मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर में बताती हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास जो आते हैं उनके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स रहते हैं लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया हमारा, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये प्रोबेबिलिटी हो गया चैप्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, मैं यूनिट का नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3, यूनिट 3 आपकी स्ट्रॉन्ग में आने वाली है। देन आपकी यूनिट हमारी है ये 7, ठीक है, ये दोनों एक्चुअली ना ये यूनिट हमारी मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी शफल हो गई है, इसको देख लेना, अब नाम तो ठीक है बिल्कुल, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है, ठीक है। तो यूनिट 3 और यूनिट 7 ये बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट्स हैं आपकी, और यूनिट 1 भी मैं ये कहूँगी क्योंकि इस बार देखो मतलब सब्जेक्टिव आता है पेपर तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कि √5 रेशनल है ये प्रूफ कीजिए, रेशनलिटी प्रूफ आते हैं जो, लेकिन अब आपके जब MCQ उसमें बनने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 ही टाइप के आपके MCQ उसमें से बनने वाले हैं, एक तो HCF, ये आपका HCF और LCM रिलेटेड बनेगा, दूसरा जो बनेगा रेशनल और इरेशनल रिलेटेड बनेगा, ठीक है, ये 2 टाइप के MCQs में आपके ज़्यादा चांसेस है बनने वाले, तो ये भी इजी चैप्टर में है पर कोई बात नहीं, हम इसे एवरेज में रख देंगे कि यूनिट 1 हमारी आने वाली है एवरेज में, ठीक है, यूनिट 1। देन हमारा और एवरेज में आ जाएंगे इसमें से अलजेब्रा यूनिट 2, ये भी हमारी एवरेज में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बचती हैं ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन भी आप एवरेज में रख सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो ये एवरेज में आ जाएगा। 2 हमारी यूनिट बचेंगी, यूनिट 4 एंड यूनिट 6, ठीक है। हाँ इसको आप देख लीजिए, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये यूनिट 6 है और ये यूनिट 5 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है वो, ओके, ठीक है। अब देख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको इसमें प्लानिंग कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। आपने ये अपना चैप्टर का पूरा चार्ट बना लिया, हर एक चैप्टर मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप ऐसे एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सब आपको एडवाइस देंगे कि आप जो वीक चैप्टर्स हैं वो पहले कीजिए, बट मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, पहले इनको साइड करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। तो आप पहले इन्हें इस तरह से कंफर्म कर लो कि इससे अगर कोई भी सवाल आ जाए, यानी कि आपको इसके NCERT बिल्कुल
एकदम से बोल रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन बाद में आए और आपका आंसर पहले आ जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहला काम यही होगा आपका हर एक चैप्टर में कि आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी का 20 दिन में आप हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम है वो तो आप लीव नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहेगा, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इस तरह से आपको दिए होते हैं कुछ क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया और उसमें ये सब पार्ट्स दे देते हैं आपको कि आपके सब पार्ट्स हैं 1 to 10 या 1 to 8, इस तरह से। तो आप इनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं कि जो आपको लग रहा है कि ठीक है थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो वो आप करके एक बार चेक कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको एनसीईआरटी बिल्कुल फास्ट रिवीजन करना है अपना। रिवीजन क्या, जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई है, उनके लिए बेसिकली तो आपको एनसीईआरटी जल्दी से इस तरह से कवर करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तब तक के लिए भी ठीक था जब तक सब्जेक्टिव था, लेकिन जब अब एमसीक्यू आने वाला है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपका है कि आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं, एमसीक्यू, ठीक है। और एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे आपको, कोई भी आप साइट बुक परचेज कर सकते हो, जैसे कि एजुकार्ट की है, ओसवाल है और अरिहंत है, राइट, ठीक है। मेरे को इसका कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि यही साइट बुक हैं जो थोड़ी सीबीएसई के पैटर्न पे लगी हुई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से एमसीक्यू लगा सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक साइट बुक ज़रूर खरीद लें, सैम्पल पेपर बुक, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस के लिए आप एमसीक्यू की एक बुक ज़रूर परचेज़ कर लें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू लगाने के बाद जो थर्ड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला है, देखिए एमसीक्यू जो लगाएंगे ना, तो इसी के साथ देख लेते हैं इसके साथ आपको क्या करना है। एमसीक्यू आप जो सैम्पल पेपर बुक ले रहे हो उसके तो एमसीक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो हमारे आते थे पेपर, उसमें भी हमारे पास 10 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चन आते थे, ठीक है। वो भी आपको ज़रूर करने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाएँ, राइट। तो वहाँ पे वो भी आप जाके थोड़ा सा सॉल्व कर लें इस बार। तो एमसीक्यू तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और फिर जो आप बुक खरीदने वाले हो, जो भी आप साइट बुक लेने वाले हो, तो उसमें क्या होगा कि केस बेस्ड और असेसमेंट, ठीक है, केस बेस्ड होंगे, केस बेस्ड जरूर लगा लें, ये आपके लिए न्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो केस बेस्ड की स्टडी अच्छे से करके जाएं, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई, इतना तो आपको करना ही करना है बेसिक तैयार करने के लिए, ये सिर्फ बेसिक तैयार करने के लिए है आपका, ठीक है। अब जो मेन एजेंडा है आपका लास्ट में, देखिए ये हो जाएगा 20 डेज तक आपको ये सब करना है। पहले आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के साथ ये करेंगे, ठीक है। ये आपका ज़्यादा दिन नहीं लेगा, एक चैप्टर आपका, मतलब ये 2 चैप्टर हैं हमारे, यूनिट 3 एंड यूनिट 7। देखिए ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, आई थिंक एक दिन में आप इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक दिन दे दीजिए इन्हें, बिल्कुल आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। मैथ्स को देखो, मैथ्स ही नहीं है आपके पास, सिर्फ और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक दिन में इन दोनों को क्लियर कर दीजिए। उसके बाद फिर आप एवरेज चैप्टर के साथ सेम प्रोसेस करने वाले हैं, तीनों आपके एवरेज चैप्टर्स हैं। तो आप एक काम कीजिए, इनमें 3 दिन दे दीजिए, एक दिन एक चैप्टर के लिए, ठीक है, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एक चैप्टर को, इसमें एक यूनिट को 2 दिन देंगे, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपके वीक चैप्टर्स हैं तो आपको थॉरोली स्टडी ज़रूरी करनी पड़ेगी इसकी, और एमसीक्यू तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये तीनों कवर कर लेंगे, 1 + 3 + 4, ठीक है, ये 8 डेज़ का आपका काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट थिंक कि इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ईजी इस बार का आपका पैटर्न हो गया है, कुछ बचा नहीं है सिलेबस में, आधे से ज़्यादा तो कट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे तो सारी जो, मतलब सिर्फ एक आइडेंटिटी बची है आपकी, कौन सी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, यही आपको देने वाले हैं इस बार, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो कुछ सिलेबस में इतना खास बचा नहीं है कि आप इसे 20 डेज़ में कवर ना कर पाएँ। तो मेरी मानिए, अगर जैसे आप और वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें बोल रहे होंगे कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है। अब से कि ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कवर कर लेंगे 20 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सैम्पल पेपर बुक का हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि आप इसे पूरे साल स्टडी करें,
धीरे धीरे करके, तब जाके आप उसको थॉरोली स्टडी करें और फिर उसको कवर करें। तो अब आप सोचें कि 1 साल का काम है ना, आप 1 महीने में भी नहीं करेंगे तो 20 दिन में कर लें, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क तो है ही। बाकी आप अपने स्टडी आवर अगर बढ़ा के कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब देखिए, इतना काम तो आपको हर किसी के साथ करना है, हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में आपको ये करना ही करना है। उसके बाद जो आपके पास 5 to डेज़, मैंने 20 डेज़ का आपसे टाइम टेबल बनवाया है, ठीक है। जो आपके बचेंगे 5 to 10 डेज़, ये आपको कुछ नहीं करना इन चैप्टर्स में से। अब आपको बुक साइड रख देनी है, बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं उठानी है। अब आपको कुछ नहीं करना, ना बिल्कुल रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पे सैम्पल पेपर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। डेली एक सैम्पल पेपर मस्ट है। आप एक दिन में क्या करें, 2 सब्जेक्ट डिवाइड कर लें या 3 सब्जेक्ट डिवाइड कर लें, ठीक है। 1.5 आवर का आपका पेपर होने वाला है। 3 सब्जेक्ट्स आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। आप हर एक सब्जेक्ट में 10 to 15 सैम्पल पेपर्स ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हैं तो आपका क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप सैम्पल पेपर लगाएं ना, तो वॉच, अपनी क्लॉक साथ में लेके बैठे, क्लॉक या वॉच जो भी आप प्रेफर करेंगे वो साथ में लेके बैठे और टाइम सेट करें कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, यानी किस पोर्शन को कितना टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन को तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपके 4 सेक्शन में पेपर आने वाला है, तो हर एक सेक्शन का टाइम आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो आपका पेपर देने आप जाते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेपर तो हमें पूरा आता है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया है, लेकिन होता क्या है कि हम एक एक क्वेश्चन को करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमारे जो बाद के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पेपर में रह जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका माइनस पॉइंट ही हो जाएगा एक तरीके से ना। तो सबसे फिर बाद में आपको ये ना लास्ट के 5 to 10 डेज़ आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को देने हैं साथ साथ। अब देखो, इसमें टाइम मैनेजमेंट तो हो ही रहा है कि आपको 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना ही करना है। और मैं कहूँगी कि आप 1.5 घंटा नहीं, 1 hour 20 minutes में आप उसे कवर करें, ठीक है। इतना आपको अपने आप करेंगे, तब जाके आप टर्म 1 जब बोर्ड के देने जाओगे तब वो 1.5 घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम क्या, आप कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। इतना हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, लास्ट में सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे सैम्पल पेपर्स में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं आपको कि सैम्पल पेपर मतलब कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, तो आपको उसका भी एक आइडिया हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं हैंड टू हैंड, जैसे आपने आज एक पेपर सॉल्व किया, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आई, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को जाके एनसीईआरटी से या जिससे भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन से, या आपकी साइड बुक है, नोट्स बुक है, ठीक है, किसी से भी, वहाँ से आप जाके उसको रिवाइज़ करेंगे एक बार, ताकि जब आप नेक्स्ट सैम्पल पेपर में उसे सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आपको ना फेस करनी पड़े। तो अगर आप इस तरह से रूटीन बना के चलते हैं, मतलब इस तरह से आप अपना पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किस तरह से मुझे पढ़ना है, कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट को देना है। अब देखिए, सिर्फ मैंने मैथ्स का बताया, लेकिन आपके पास सिर्फ मैथ्स नहीं है। अगर मैं इसी में कह दूं कि नहीं, आप 20 के 20 डेज़ मैथ्स को ही देने वाले, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या है ना, टर्म 1 जो आपके बनने वाले हैं सिर्फ मैथ्स के बेस पे तो नहीं बनेगा, आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए मैंने इसको इतना कम टाइम दिया है, ताकि आप और सब्जेक्ट्स भी अपने कवर कर सको। तो ठीक है, आई होप गाइस थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प मिलेगी होगी इस वीडियो से। बाकी हम आगे और भी वीडियोस लेके आएंगे, थोड़ा टाइम टेबल आपका डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, और कुछ एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे हर एक यूनिट वाइज। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।